एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है और गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सीटी 2025 के लिए जो जीएटी में हिस्ट्री का सेक्शन है उसकी क्लास हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है। तो बेटा हिस्ट्री वो होती है जो हमारे अतीत के अध्ययन को बताती है, अतीत के बारे में बताती है, वहां का जो सामाजिक व्यवस्था थी, वहां के लोग कैसे थे, मानव के बारे में बताती है, आदि मानव के बारे में बताती है, वो हमारा इतिहास है। कल तक के बारे में जो हमें बताती है वो हमारा इतिहास है। ठीक है, अब इस इतिहास को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका हो गया प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा आपका हो गया अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड और थर्ड आपका हो गया हिस्टोरिकल पीरियड। अच्छा, प्री हिस्टोरिकल पीरियड मतलब होता है, देखिए इतिहास हम यहां से मानते हैं, ठीक है, तो उसके पहले इतिहास मानने से पहले, प्री मतलब होता है पहले, तो पहले का ये पीरियड है। ठीक, दूसरा होता है बिल्कुल जब इतिहास की शुरुआती स्टेज थी, तो वो आपका यहां से यानी कि अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड है। फिर आपका आता है हिस्टोरिकल पीरियड जहां से हम इतिहास को मानते हैं। अच्छा, अब जो इसका वो है कि इसको किस हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया है ना, तो इसका बेस क्या है। तो बेटा जो हमारा ये प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। जो भी प्राप्त होता है हमें कहां से प्राप्त होता है, पुरातात्विक सर्वेक्षण से मिलता है। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो हमें इसमें लिखित साक्ष्य तो मिलता है ना, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिलता है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लिखित साक्ष्य मिलने के बाद हम उसको क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाए, अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, प्री अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड को ही दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा आपका वैदिक पीरियड। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप क्या बोलेंगे, अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड का। तो हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पे हमें लिखने की लिपि तो मिलती है, पर अच्छा लिपि क्या होती है, लिपि जो होती है लिखने की एक विधि होती है या तरीका होता है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी को किस में लिखा जाता है, हिंदी को लिखने की लिपि क्या है, देवनागरी है। अगर हम पंजाबी की बात करें तो वो किस लिपि में लिखी जाती है, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उसी तरह अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो लिखने की जो एक विधि होती है, तरीका होता है, उसे ही लिपि कहा जाता है। तो जो सिंधु घाटी की लिपि है वो लिख तो लेते थे, उनकी कैसी है, पिक्टोरियल है ना, वो लोग कैसा लिखते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज देखी होगी कि तमिलनाडु की जो सीएम है उन्होंने बोला कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो हमारे लिए कितनी ही महत्वपूर्ण है, पर अभी तक उसकी लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया, डिकोड नहीं कर पाया, और अगर कोई डिकोड कर ले तो मैं उसे $10 लाख दूंगा। तो ये क्या है, आप देख रहे हैं कि अभी भी लोगों में इतना क्रेज है, क्योंकि ये क्या है, हमारा इतिहास है ना, तो इसको हमें जानना भी चाहिए। तो सोचिए अगर बिना पढ़े अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, तब इतनी सारी नॉलेज हमें मिलती है, और सोचिए जिस दिन हम पढ़ लेंगे तो कितनी सारी हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका। अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो बेटा ये लिखित साक्ष्य भी है इसमें, और लिखित साक्ष्य के साथ ही साथ ये क्या है, पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, ये पढ़ा भी जा चुका है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अशोक थे, तो अशोक के जो अभिलेख थे वो पढ़े जा चुके हैं ना, तो किसने पढ़ा था, सर जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लिखित में था, दूसरी बात उसको डिकोड भी कर लिया, तो वहां से हमारा ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है। अब हम ये देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, आज हम यही पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें हम स्टोन एज को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम स्टोन एज पर चलते हैं। और एक चीज और है बेटा कि जो आपका अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा आपका वैदिक सिविलाइजेशन, और वैदिक में भी ये 2 पार्ट्स में है। आप देखते होंगे पहला जो पीरियड है यानी कि जो शुरुआती चरण है वो कैसा है, ऋग्वैदिक काल पीरियड कहता है, जबकि बाद में उत्तर वैदिक काल हो जाता है। यहीं से आपका जो होता है, यहाँ पे जो होता है श्रुति यानी कि वेद का काफी ज्यादा प्रभुत्व होता है, वेद का प्रभुत्व काफी होता है। पर अगर हम उत्तर वैदिक काल यानी कि पोस्ट वैदिक की बात करें तो यहाँ पर आपका वर्ण व्यवस्था यहीं से जन्म लेती है। तो वर्ण व्यवस्था कब से जन्म लेती है बेटा,
आपका ये हो जाएगा पोस्ट वैदिक पीरियड से। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो चलिए मूव ऑन। और प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल को ही प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग यानी कि उस टाइम पे जो मानव था पत्थरों का बहुत यूज करता था, बहुत ज्यादा पत्थर यूज करता था। और मानव कैसा था, प्रिमिटिव मैन था, आदिम जाति का था, यानी कि आदि मानव था, जंगलों में रहता था। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसका जो भी अध्ययन किया गया है पुरातात्विक स्रोतों से किया जाता है। अगर मैं बात करूं पहले कि प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है, जैसे हर किसी का एक फादर होता है ना, जैसे हम कंप्यूटर का देखते हैं तो कंप्यूटर के फादर को किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। उसी तरह प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। अच्छा, इन्होंने कब किया था इसकी खोज, तो 1863 में किया था। कहां पर किया था, तो पल्लवरम में किया था। ये कहां पर है आपका बेटा, तो ये आपका तमिलनाडु में है। तो पल्लवरम आपका कहां पर है, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, अब इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। अच्छा, इसको कई भागों में डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या होता है, देखो कोई चीज अगर क्रमबद्ध तरीके से डिवाइड की जाती है ना तो पढ़ने में आसानी होती है। जैसे हमने पहले इसको डिवाइड कर दिया पाषाण युग यानी कि स्टोन एज में, तब इसके बारे में जितना भी स्टोन के बारे में होगा सारी डिटेलिंग हम यहीं से कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो मानव है उसने थोड़ा सा अपना ग्रोथ किया, वो थोड़ा सा कॉग्निटिव आया। हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से मानव का कॉग्निटिव जो ज्ञान है, संज्ञान उसके अंदर कैसे आया। तो जब उसकी कॉग्निटिव बुद्धि आई थोड़ी, तो उसने मेटल का भी यूज किया, तो वहां से आपका मेटल युग हुआ, यानी कि आयरन वगैरह का नॉलेज उसे हुआ। ठीक है, तो अच्छा पाषाण युग को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सा हो गया, एक तो आपका पैलियोलिथिक हो गया, है ना, यानी पाषाण काल का जो बिल्कुल शुरुआती एज था, जहां पे बहुत भारी भारी बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थरों का यूज करते थे। अच्छा, वो पत्थरों का यूज करते क्यों थे, एक तो देखो वो अपने आप को सेव करने के लिए करते थे, रहते थे गुफाओं में, है ना। दूसरी बात क्या है, मेसोलिथिक यानी कि मध्य, यहाँ पर जैसे कि मान लो पहले के पत्थर ऐसे थे, ठीक, और फिर पत्थर उन्होंने थोड़े से ऐसे बना लिए। और नियोलिथिक में क्या किया कि दोनों ही तरफ से शार्प कर लिया कि किसी को भी बढ़िया मार सके अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये तीनों पार्ट इस तरह से डिवाइडेड है। ये देखिए भीमबेटका की पुरानी चित्रकारी है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे पत्थरों में ही इन्होंने क्या किया है, पत्थरों से ही ऐसे कर करके डिजाइन बनाया है, जिसको चित्रकारी बोली जाती है और जो कि सबसे पुरानी चित्रकारी मानी जाती है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं कि पैलियोलिथिक एज क्या है। ये बेटा आपका बाइलिंगुअल दिया है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आप देख सकते हैं। हाँ, ये आपका हो गया निम्न पूरा पाषाण काल। तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। माना जाता है कि मानव का जो जीवन था इस समय पे वो अस्थिर था, मतलब वो एक जगह टिककर नहीं रहता था, और यहाँ पर ही अग्नि का आविष्कार किया था। तो पूछा जाए अगर आपसे कि अग्नि का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो अग्नि का आविष्कार आपका किस युग में हुआ था, पूरा पाषाण काल, जो निम्न पूरा पाषाण काल था, यानी कि पैलियोलिथिक एज में हुआ था। इसी काल में मनुष्य के मुख्य औजार कौन कौन से थे, तो हस्त कुठार था, विदारणी थी और खंडक थे। ठीक है, तो ये 3 औजार थे। अच्छा, इसके स्थल कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका कश्मीर हो गया, दूसरा आपका थार, बेलन घाटी, भीमबेटका, सोहन नदी घाटी। तो ये प्रमुख स्थल है। ये सेम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। अग्नि का आविष्कार मानव ने कैसे किया, देखो जो मानव था ना, मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ। ये देखिए, माना जाता है कि जो पहले का मानव था वो इसी तरह, देखिए आप, ये देखिए ये मानव है, ये मानव है, और यहाँ पे देखिए आपके एनिमल्स है, तो वो साथ में रहता था। तो इसमें क्या होता था कि जो मानव था तो छोटे जानवरों, क्योंकि इंसान जो था निम्न पूरा पाषाण काल में कच्चे मांस खाता था, अस्थिर था, तो वो जब जानवरों को खा लेता था तो जो उनसे कमजोर थे उन जानवरों को ये लोग खा लेते थे। पर इनसे भी तो कोई बड़ा था ना, जैसे मान लीजिए लॉयन है ना, ये आपका बियर है, तो ये लोग, इन पर भी हमला होता था, तो कुछ लोग इनको खा लेते थे और जो जानवर इनसे ज्यादा बलशाली थे वो इनको खा लेते थे। तो इसकी वजह से कभी कभी क्या होता था, शिकार होता था, क्योंकि ये लोग देखिए साथ ही में रह रहे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब किसी जानवर ने हमला किया, मान लीजिए कि कोई बिल्ली है किसी इंसान के ऊपर कूद गई,
तो वो जब गिरा तो उसने अगल बगल में कुछ मिला उसको पत्थर और पत्थर से मार दिया। मतलब कॉग्निटिव देखिए कैसे धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, मार दिया तो इंसान को लगा कि यार ये काम की चीज है, इससे सेफ्टी की जाती है। और ये लोग क्या होते थे ना, पहले जो आदिम मानव थे वो झुंड में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, तो ये सबको पत्थर थमा दिया कि भैया देखो कोई हमला करे तो इस पत्थर से मार सकते हैं। अच्छा मारते मारते क्या हो गया, पत्थर जो है एक तरफ से टूट गया। जब एक तरफ से आपका पत्थर टूट गया तो जिसके पास टूटा वाला पत्थर था वो ज्यादा शार्प हो गया। मान लीजिए कि ये पत्थर है, किसी के पास ऐसा पत्थर है, किसी के पास ऐसा पत्थर है और किसी के पास ऐसा पत्थर था। तो उसने कहा यार ये वाला जो पत्थर है ये ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ज्यादा शार्प है। तो सब इन लोगों ने क्या किया, पत्थरों को तोड़ना स्टार्ट किया, उसको शार्प करना स्टार्ट किया। तो ये निम्न पूरा पाषाण में करना नहीं स्टार्ट किया, ये बाद में करना स्टार्ट किया। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ कब करना इन्होंने स्टार्ट किया। फिर आता है आपका मध्य पूरा पाषाण काल, है ना। इसका टाइम पीरियड क्या है, 50 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अच्छा मध्य पाषाण में अग्नि का व्यापक प्रयोग करने लगे थे। अच्छा अग्नि का कैसे यूज करने लगे, देखिए निम्न पूरा पाषाण में क्या था, मानो अस्थिर था, इसमें क्या है अग्नि का यूज ज्यादा करने लगे। क्योंकि जब ये लोग पत्थरों को तोड़ रहे थे यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये देखिए जब उन्होंने एक शार्प वाला मारते मारते जब पत्थर टूट गया तो ये शार्प वाला ज्यादा अच्छे से उनकी सेफ्टी कर पाया, तो इन्होंने पत्थरों को तोड़ना स्टार्ट किया। इसीलिए इस काल को फलक संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि पत्थरों को पत्थरों से तोड़ने की जो विधि होती है उसी को फलक संस्कृति कहा जाता है या फलक कहा जाता है। तो ये देख रहे हैं ये पत्थर ऐसे इन्होंने तोड़ तोड़ के इसको हल्का सा एक तरफ से शार्प बनाना स्टार्ट किया कि इसको अच्छे से मारेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम सेफ रहेंगे। तो इन्होंने जब ये किया तो जब पत्थर के ऊपर पत्थर मार रहे थे तो उसमें से चिंगारी निकली, और जब वो चिंगारी निकली तो उसमें क्या हुआ, जंगल में आग लग गई। अब ये लोग कच्चा मांस खाते थे तो उसमें जानवर जो थे मर गए। जब जानवर मर गए तो इन लोगों ने जानवरों को, जो मर गए तो उन्होंने कहा मर गए जल गए, तो खाया तो उनको लगा यार ये ज्यादा टेस्टी लग रहा है, क्योंकि अभी तक क्या था कच्चा मांस खाते थे, है ना, क्योंकि सर्वाइवल की बात थी ना, सिर्फ जीने के लिए खाते थे। पर जब पक्का हुआ मांस खाए तो कहीं ये ज्यादा अच्छी है। तो इन लोग के पास उतना ज्ञान तो था नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, आग लगाना स्टार्ट कर देते थे। अब भाई हर जंगल में जब आग लगाओगे तो वहां के जो जानवर हैं वो भी तो पलायन करेंगे, फिर वो भागने लगे इधर उधर। तो इसी वजह से ये लोग भी जो थे स्थिर नहीं थे। अस्थिर रहने का यही कारण था क्योंकि ये लोग क्या करते थे, क्योंकि इनको पक्का मांस खाने में मजा आने लगी थी तो ये जंगलों में आग लगाते थे। अब जंगलों में भाई आग लगाओगे तो कोई जानवर टिकेगा थोड़ी, जो बच जाते थे वो भाग जाते थे उसी जगह। तो ये लोग क्या करते थे, शिकार की खोज में या अपना पेट भरने की खोज में ये लोग भी निकल लेते थे। ठीक है। अच्छा मुख्य औजार की अगर बात करें तो फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी थी। सेम आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पर इन्होंने अग्नि का व्यापक प्रयोग किया था, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये लोग अग्नि पूरे जंगलों में आग वगैरह लगा देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी वो लोग अस्थिर थे और इसी काल में इन्होंने क्या किया था, पशुपालन करना स्टार्ट भी कर दिया था थोड़ा थोड़ा। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। तो फिर आपका आता है उच्च पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड क्या है, 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। अब इस काल की दो मुख्य विशेषता है, पहला तो चकमक उद्योग और जो सबसे पुरानी चित्रकारी भी भेटका की है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल पहले दिखाई। यानी कि ये लोग पत्थरों को देखो, ये पत्थर है और उस पे ये पत्थर, ये मान लीजिए ये पत्थर है और ये भी पत्थर है, अब इस पे ये लोग ऐसे ऐसे खुरच रहे हैं और खुरचने के बाद क्या है कि इसमें निशान बनता है, तो उससे उनको मजा आने लगी। तो जो जो भी इनको मन में आता था वो अपना बना देते थे। हम देखते हैं डियर वगैरह बना हुआ है तो वो अपना बना देते थे। अब आप सोचेंगे इनको करने में मजा क्या मिलती थी, वही मजा मिलती है जो आपको सोशल मीडिया चलाने में मजा मिलती है। कोई काम किस लिए करते हैं ये हमें भी तो नहीं पता है, कुछ काम हम इसलिए कर देते हैं जबरदस्ती सिर्फ मजे के लिए, तो वो लोग भी करते थे इसी वजह से। ठीक, दूसरी बात, यहीं से ही मानव, जो आधुनिक मानव था, यानी कि होमोसैपियन जिसको कहा जाता है, जिसको कॉग्निटिव ज्ञान मिला, यानी कि संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास होमोसैपियंस को ही हुआ, तो यहीं से ही स्टार्ट होता है। अब यहाँ के क्या थे मेन औजार, तो मेन औजार इनके थे फलक, तक्षणिणी और शल्क। जो मुख्य स्थान है वो कौन कौन से हैं, तो आपका मिर्जापुर, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है, और आपका महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये तीन आपके मेन जगह है। अभी हमने ये पढ़ा, जो पाषाण काल की जो तीन चीजें थी वो पढ़ लिया। अभी पाषाण काल में भी तीन है, वो पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था। ये देखो बेटा, ये देखिए जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वहां से ये मिलता है कि देखिए बड़े बड़े जो स्तंभ है उसका ये प्रयोग कर करके किस तरह से ये माना जाता है कि ये कहाँ का है,
तुर्की में गोबेकली टेपे में विशाल पत्थर के स्तंभ जो कि 11,000 साल पहले प्रारंभिक नवपाषाण लोगों द्वारा अनुष्ठान के लिए बनाए गए थे। तो ये कब का है? नवपाषाण युग का है। तो इन्होंने किसके लिए बनाए थे? अनुष्ठान वगैरह के। आप ये देख रहे हैं गुम्मट टाइप का है, यहाँ पे स्तंभ है ना? तो ये सब है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो हमने अभी पूरा पाषाण काल पढ़ लिया। अब उसके बाद मध्य पाषाण काल। ठीक है, पहले क्या था? मानो आखिर तक था, और उसके भी 3 पार्ट थे, वो भी मैंने बता दिया। अब हम बताते हैं मध्य पाषाण काल क्या होता है। तो इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें बेटा, तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। अच्छा, इस काल में आखेटक और पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो पहले क्या था? अस्थिर था, पर यहाँ पे क्या था? मानव ने पशुपालन करना भी स्टार्ट कर दिया था। कब? ये मध्य पाषाण काल में, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड में उसने पालना स्टार्ट कर दिया था पेट को। और पहला पेट कौन सा था? वो आपका डॉग यानी कि कुत्ता था। अब इसके जो सोर्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो आपका मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है वहां से, और बागोर, राजस्थान का जो बागोर है वहां से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। देखो हर एरिया में रहते होंगे आदि मानव, तो एरिया एरिया में किसी की जल्दी बुद्धि आ गई तो वहां से उसने स्टार्ट किया। औजार कौन कौन से थे? तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी कि माइक्रोलिथ्स, इसी को ही बोला जाता है लघु पाषाण युग। जो आपका मध्य पाषाण काल है इसी को ही लघु पाषाण काल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण थे यहीं से बनना स्टार्ट हुए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से पीरियड में माइक्रोलिथ्स जो इक्विपमेंट थे उनका यूज किया जाता था? तो वो कब किया जाता था? आपका मेसोलिथिक पीरियड में। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले ज्यादा भड़कीले है ना वैसे पत्थरों का यूज करते थे ये लोग अपने बचाव के लिए, पर यहाँ पर क्या किया? थोड़ा सा छोटा कर दिया है ना। मान लीजिए कोई पत्थर बहुत भारी है तो आप सेफ अपने आप को कैसे करेंगे? मान लो सामने से शेर आ रहा है तो ऐसे मारोगे तो वो भारी है ना, आपका वजन नहीं उतना कर पाओ। अब उसको हल्का कर लिया, छोटा कर लिया, तो मारने में भी इजी हो गया। ठीक, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? भीमबेटका, आदमगढ़, बगौर, लंगनासराय, नाहरनाय और पायसरा। तो ये स्थान आपके कहाँ के हैं? मेसोलिथिक पीरियड के हैं। सेम आपके इंग्लिश में दिए हुए हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यानी कि आपका हो जाएगा नियोलिथिक। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व ये भारत मानता है, पर विश्व कितना मानता है? 7000 ईसा ही पूर्व मानता है। हम भारत का भी पढ़ेंगे हम और विश्व का भी पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जो नियोलिथिक पीरियड है वो भारत के अकॉर्डिंग क्या है और विश्व के अकॉर्डिंग क्या है। अच्छा, इस काल की सबसे खास बात ये था कि जो इंसान था वो कृषि करने लगा था। देखो जानवरों को ये लोग मार ही रहे थे, इधर उधर जा रहे थे तो जानवर भी पलायन कर रहे थे। तो जब ये सबसे पहले यहाँ पर गए पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो बेलन नदी थी, जब यहाँ पर ये गए तो जहां पे नदियां होती ना वहां पर जो अनाज होते हैं वो काफी जल्दी ग्रो करते हैं। आप देखते होंगे, क्योंकि देखिए शुष्क मिट्टी रहेगी है ना, बहुत ज्यादा हार्ड मिट्टी, वैसी मिट्टी रहेगी तो आप हल वगैरह कहाँ से लाएंगे? और ये तो आदि मानव थे, उनके पास उतनी बुद्धि उस टाइम पर तो नहीं थी, धीरे धीरे उन्होंने विकास किया। तो वहां पर क्या हुआ कि कोई जानवर या कोई चिड़िया वगैरह कोई अनाज लेकर कहीं से किस तरह आ गया और वहां पर डाला तो उन्होंने देखा वो ग्रो हो रही है, तो उन्होंने कहा यार ये ग्रो भी हो रही है। तो इन लोगों ने मतलब देख देख कर चीजें सीखी हैं, तो यहाँ पर इन्होंने डाल दिया और देखा कि भैया हो गया है ना अनाज। अच्छा, सबसे पहला अनाज कौन सा हुआ था? तो अगर मानव ने जो सबसे पहला अनाज उगाया था वो कौन सा था आपका बेटा? वो आपका था जौ। क्या था? जौ। ठीक, उसके बाद आपका आता है गेहूं। ठीक, तो इन्होंने वहां पर उगा लिया तो इनको वहीं से खेती करना आ गया। अच्छा, क्योंकि खेती करना आ गया तो खेती के लिए एक टाइम पीरियड होता है ना। आपने जैसे मान लीजिए अगर आप जानते होंगे जौ, तो आपने पहले बोया है ना, फिर वो छोटे छोटे निकलेंगे पौधे, फिर बड़े होंगे, फिर उसकी फली आएगी, फिर उसको आप उसकी दवाई वगैरह करेंगे, तब जाके वो कहीं आप उसको तोड़ेंगे, पीटेंगे, फिर जाके कहीं वो आटा, जब उसको पीस वीस लेंगे तब आटे का प्रोसेस आएगा। तो उसमें कम से कम नहीं तो 2 से 3 महीना तो लगता ही है। तो अब क्योंकि मानो कृषि करने लगा तो अब वो स्थिर हो गया, एक जगह टिकने लगा है ना। अब वो थोड़ा सभ्य भी होने लगा, क्योंकि जैसे आपका देखो सबसे ज्यादा जो भाग दौड़ है लाइफ की ना वो सर्वाइवल की है, खाने की है। जब खाना मिलने लगता है ना तो इंसान थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो जाता है, थोड़ा कंफर्ट जोन में चला जाता है। और फिर उसको यहाँ पर वैसे भी उन जानवरों के बीच में वो कितने ही सेफ थे, डेली अपने आप को बचा रहे थे, कोई उनको खा रहा था, किसी को वो खा रहे थे। तो जब उन्होंने सोचा खाना ही तो है, जब यहाँ से ही मिल जा रहा तो क्यों हम जाएं,
तो ये लोग थोड़े से स्थिर हो गए और यहीं पर ही मानव ने औजार का जो इनका तरीका है वो बदल गया। तो पॉलिशदार और पत्थर की कुल्हाड़ियां और हड्डी के औजार स्टार्ट कर दिया। कोई जानवर मरा, उसकी हड्डी को लिया, देखा कि यार ये इतना शार्प, जैसे मान लीजिए ये हड्डी, आप जानते हैं हड्डियां कितनी शार्प होती हैं, तो उससे यूज किया तो देखा ये भी शार्प है, तो यहाँ से हड्डियों के औजार इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। दूसरा क्या किया, पॉलिशदार पत्थर, मतलब अब इन्होंने जो बर्तन वगैरह है, जैसे कि मान लो ये पानी पीने गए और पानी को ऐसे कर रहे थे, इन्होंने सोचा जब इस तरह से पानी टिक जा रहा है तो लाओ किसी ऐसे बर्तन को ऐसे देखा, मान लीजिए कोई मिट्टी का टुकड़ा था, उन्होंने देखा तो इसमें भी पानी टिक जा रहा है, तो इन्होंने बर्तन बनाने स्टार्ट किए। हम आगे पढ़ेंगे मृत भांड वगैरह सिंधु घाटी सभ्यता में, और उस पर अच्छे से डिजाइन करना, पॉलिश करना भी स्टार्ट किया। देखो इंसान जो होता है ना, जो क्रिएटिव होता है, इंसान जो होता है बचपन से ही क्रिएटिव होता है, बस हमें पता नहीं होता है, तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है, बस जान नहीं पाता है कि हम में क्या क्वालिटी है। तो ये लोग भी पॉलिश करना वगैरह स्टार्ट कर देते और अब कुल्हाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले इन लोगों के पत्थर ऐसे थे, फिर उन्होंने पत्थर थोड़े से ऐसे किए, फिर इन्होंने एक तरफ से तोड़ा फलक वाला, फिर उन्होंने कहा ये वाला तो ठीक है पर अगर इसी तरह का हो जाए तो इस तरह से किया। अब उन्होंने क्या किया, बिल्कुल ही शार्प ले लिया है ना। तो इस तरह से इन्होंने अपना विकास किया। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान का जो स्थान है मैंने बता ही दिया, बुर्ज होम है ना, चिरांद और कोलडिहवा। कोलडिहवा कहाँ का है, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यानी कि ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ब्रह्मगिरी, मस्की और पायमपाली, तो ये स्थान आपके नवपाषाण काल के हैं। आई होप आपको प्री हिस्टोरिकल पीरियड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि कहां से क्या क्या मिला है। देखिए ये नवपाषाण कालीन कलाकृतियां हैं, है ना, जैसे देख लो ये पत्थर वगैरह है, आप ये देख रहे होंगे शाइनिंग भी कर रहे हैं थोड़े थोड़े। तो इस तरह से इन लोगों ने इसको शार्प करना स्टार्ट किया, है ना। देखिए ये पत्थर कैसे इन्होंने नुकीला बनाया है, यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए ऐसे। दूसरी बात ये देखिए सिंग है, जो ह्यूमन का सॉरी एनिमल्स की जो हॉर्न्स होती थी उस पर इन्होंने कलाकृतियां बनाना स्टार्ट किया। ये देखिए फिश है ना, ये देखिए हिरन, क्रोकोडाइल, इसी तरह इन्होंने जानवरों को बनाना, यानी कि कलाकृति सबसे पहले स्टार्ट करना। सबसे पहले जैसे हम बच्चे की भी बात करें, जब उसका विकास होता है तो आप किसी बच्चे को एक पेज थमाइए तो पेज में सबसे पहले क्या करता है, डिजाइन ही बनाता है ये करके। तो इन लोगों ने भी पहले वही स्टार्ट किया। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि अनाज के जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य, तो सबसे पहले ये मेहरगढ़ पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान स्थान है, जिसको लेकर हमेशा बवाला भी रहता है, वहां से मिलते हैं। किसके मिलते हैं, गेहूं व जौ की खेती के। और जो जौ है ये पहला अनाज है, मैंने आपको बता दिया। और यहीं पर ही आपको बकरी पालन और भेड़ का पालन का भी साक्ष्य मिलता है, ठीक। और अगर बात करें हम चावल की, तो पूरे विश्व में जो चावल की सर्वप्रथम खेती हुई है जिसके साक्ष्य मिले हैं, तो वो उत्तर प्रदेश का जो कोलडिहवा है वहां से साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि आपका प्रयागराज से। कितना है, 6000 ईसा पूर्व है। तो ये विश्व लेवल की बात हो रही है, ये मैं आपको भारत की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। बिहार का जो चिरांद है, यहीं से ही सबसे पहले हड्डी के औजार मिले, विशेषकर हिरन के। तो विशेषकर जो हिरन थे, तो हिरन की आप देखते हैं हॉर्न जो होती है काफी नुकीली शार्प पर होती है, तो वो वहीं से बनाना इन्होंने उपकरण स्टार्ट किया। मान लो कभी टूट टाट गई या कभी लड़ाई झगड़े में गिर गई होगी, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ी बढ़िया चीज है, तो उसको ऐसे किया, लगाया, तो उनको पता चल गया कि हाँ इसको भी एज अ सेफ्टी यूज कर सकते हैं। स्थान कौन कौन सा आपका है, तो बुर्ज होम कश्मीर में क्या मिला है आपको, गर्तावास मिला, यानी कि गड्ढा का घर। पहले के जो आदि मानव थे वो गड्ढे को खोद कर उसमें रहते थे। अब उसके पीछे का रीजन क्लाइमेट भी हो सकता है। क्लाइमेट क्यों हो सकता है, क्योंकि बहुत ठंडी पड़ती थी, बहुत तेज हवाएं चलती थी, तो जब अंदर जाते हैं तो उतनी ज्यादा आपको हवा इंपैक्ट नहीं करती। दूसरी चीज क्या है कि जो जंगली जानवर थे उनसे सेफ्टी के लिए भी कहीं ना कहीं ये रहते हैं, ये अनुमान लगाया जाता है। रियलिटी क्या है, क्योंकि जो चीज अभी पढ़ी ही नहीं गई, लिखित ही नहीं, उस पर हम क्या ही सोच सकते हैं। एक जो लॉजिकल बात है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा हड्डी के औजार मिलते हैं, सूक्ष्म पाषाण का अभाव मिलता है। अब यहाँ तक आगे बढ़ते बढ़ते जो छोटे वो थे पत्थर, उनका अभाव देखने को मिलता है। शवों के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने की परंपरा थी। तो जो कश्मीर का बुर्ज होम था, वहां पर एक चीज और देखने को मिलती है कि जो शव थे उसको दफनाया जाता था, और उसके साथ में जो उनके पेट्स होते थे यानी डॉग्स, उनको भी दफनाया जाता था। ये इसका प्रमाण आपको मिलता कहां से है, तो ये आपको बुर्ज होम कश्मीर से देखने को मिलता है। और अगर बात करें कश्मीर का गुफराल जो स्थान है, वहां से पशुपालन और कृषि दोनों के ही कार्य वो साक्ष्य मिलते हैं। जैसे यहाँ पर जो कश्मीर का एरिया था ये काफी
उपजाऊ क्षेत्र है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदियों का दोआब क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए कृषि के लिए अच्छी क्लाइमेट भी अच्छा है और लैंड भी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि सॉइल अच्छी होनी चाहिए ना, अगर सॉइल अच्छी रहेगी तभी तो आपकी खेती होगी। दूसरी बात, जहाँ पे पानी का रेंज होता है, एनिमल्स के लिए भी वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। फॉर पीने के लिए जहां पर पानी रहेगा वहां का जो फौना है, फ्लोरा है, वो भी ग्रो करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये पानी का क्षेत्र है, तो यहाँ की जो मिट्टियां है वहां पर छोटे छोटे पेड़ उगेंगे। अब उन्हीं को, जैसे मान लीजिए जो शाकाहारी जानवर है, यानी हिरन है, जिराफ है, तो वो क्या करेगा, वो उन्हीं पेड़ पत्तों को खाएगा, तो उनको खाने के लिए तो वो भी वहां पर टिकेगा। तो जब फ्लोरा जहां पर जन्म लेगा वहां पर फौना भी जन्म लेगा, तो फौना भी वहां पर टिकेगा। तो यहां से स्थिर होना इंसान स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले कहां पे साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन और कृषि के? गुफराल के कश्मीर से। इसके अलावा पिक्लीहाल यानी कर्नाटक का, यहाँ पर निवासी पशुपालक थे, यानी कि जो पशुपालक थे यहीं पर निवास करते थे। राख के ढेर व निवास स्थल के प्रमाण मिलते हैं, और राख के ढेर वगैरह के भी और निवास स्थल के प्रमाण मिलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर अब खेती करने लगे थे तो ऑब्वियस सी बात है स्थिर होने लगे थे, तो स्थिर रहने के लिए वो घर भी बनाने लगे थे, छोटा मोटा जैसे भी अपना बना रहे थे, तो निवास स्थल के प्रमाण भी यहाँ पे मिलते हैं। कुंभकारी जो स्थल है वहां पर सबसे पहले क्या मिलता है? बर्तनों में पॉलिशदार कला और मृदभांड, दूषण मृदभांड, यानी कि मिट्टी से बनाने की जो विधि होती है, मिट्टी से बर्तन बनाने की जो विधि होती है उसे ही मृदभांड या दूषण मृदभांड बोलते हैं। हम आगे ये सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे कि मृदभांड किस किस तरह से होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले कहां से मिलता है? ये कुंभकारी से। इसके अलावा चटाई की छाप वाले मृदभांड भी मिलते हैं, यानी कि जो चटाइयों की छाप होती है उस छाप के भी मृदभांड हमें मिलते हैं। वो कहां से मिलते हैं? कुंभकारी। ये जो मैंने आपको स्थल बताए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्थल आप नोट करके रखेंगे। अब आपके लिए 2-3 क्वेश्चन है जो कि आप मुझे चलिए सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युग का स्थल भारत में मानव निवास के सबसे पुराने साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है भीमबेटका, मेहरगढ़, हल्लूर या बुरझूम। तो आप मुझे बताइए वो कौन सा स्थल है जो मानव विकास के सबसे पुराने साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 क्वेश्चन और हैं, सबके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, फिर कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड है, भारतीय उपमहाद्वीप में चावल की खेती का पहला साक्ष्य किस नवपाषाण स्थल से मिलता है? जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, क्या है? बुर्ज हो, मेहरगढ़, चिरांद या कोल्डी हवा। ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स मेकिंग टेक्निक ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड? तो कौन से था? एक तो आपका फ्लेक हो गया, फ्लेक टूल्स, दूसरा ब्लेड एंड ब्यूरिन टूल्स, और माइक्रोलिथिक टूल्स हैंड एक्स एंड क्लीवर्स। तो ये बताएंगे आप मुझे कौन सा था पैलियोलिथिक में? मैंने आपको पढ़ाई दिया है अपर पैलियोलिथिक में। तो ये तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और हमारी बहुत सारी क्लासेस है जीएटी के लिए, साइंस की हो गई है ना, पॉलिटी की हो गई, तो सारी की सारी क्लासेस लाइव भी हैं और उन सबके नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आपको उन सब चीजों को लेना है तो आप गुरुकुल माइंड के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8882608880। ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है, ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा। अगर आप नियरेस्ट के हैं तो विजिट वगैरह भी कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। तो यूट्यूब पर भी आप जाकर लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, क्लास अटेंड भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी ये है, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल सकते हैं। कोई डाउट वगैरह है आप वो भी पूछ सकते हैं, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा ये फेसबुक आईडी है, आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास, तो ऐसे ही रेगुलर रहें जिससे कोई भी क्लास मिस ना हो। थैंक यू।